गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं LNIS की कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज में, जिसमें आज हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर पढ़ेंगे। दोस्तों ये स्लाइड पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, बोर्ड एक बार देखना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का में पूछा हुआ सवाल है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इकोसिस्टम को डिफाइन करवाया दोस्तों, इसकी डेफिनेशन पूछिए। दोस्तों ऐसे सवाल ना यूपीएससी बहुत पूछता है। आप देखोगे पीवाईक्यूज तो पॉलिटी में भी अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक बार स्टेट को डिफाइन करवाया हुआ है कि राज्य को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम वर्णित कर, राज्य की डेफिनेशन पूछी थी। ऐसे यहाँ पर देखिए इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछ रहा है कि पारितंत्र क्या है, और 4 स्टेटमेंट दिए और उनमें से पूछा है कौन सा इसको वेल डिफाइन करता है। देखिए पहला पढ़िए, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, क्या ये पारितंत्र है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, ये है। या फिर सी देखिए, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। चौथा, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। अब देखिए दोस्तों, अब ये चारों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, बट दोस्तों आपको पता है, आपको जब तक एकदम क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर, शीशे की तरह इकोसिस्टम की डेफिनेशन नहीं पता होगा, नहीं इकोसिस्टम क्या होता है ये नहीं पता होगा, तो आप इन चारों में कंफ्यूज रहोगे। तो इसको देखने से पहले आप सबसे पहले इकोसिस्टम को समझते हैं। दोस्तों इकोसिस्टम क्या है, देखिए कल भी हमने इकोसिस्टम पर चर्चा की थी, आज भी देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र। ये मैंने टेढ़ा लिखा है जानबूझ के। ये दोस्तों इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? समुदाय, कम्युनिटी, प्लस उसके आसपास के निर्जीव घटक, एबायोटिक जो इसके फैक्टर है। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, एबायोटिक जो फैक्टर है, निर्जीव घटक। अब देखो समुदाय क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो जनसंख्या है उनका जो समूह है वो कम्युनिटी होती है। और कम्युनिटी जो है ना दोस्तों, वो इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का बायोटिक फैक्टर है, ये इसका जैविक कारक है, और ये अजैविक है, नॉन लिविंग, और ये लिविंग है। यानी ये क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन, कि इकोसिस्टम में दोस्तों बायोटिक फैक्टर्स, जैविक और अजैविक दोनों फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, पहली बात। दूसरा, इनके मध्य दोस्तों कोई ना कोई अंतःक्रिया होगी, तब वो डेफिनेशन कंप्लीट होगी इकोसिस्टम की। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। ये क्या कह रहा है पता है? देखो ये कह रहा है एक ये जीव है, एक ये जीव है, ये दोनों जीव आपस में अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। क्या ये इकोसिस्टम है? नहीं। हमने क्या देखा, जैविक और अजैविक दोनों होना चाहिए, यहां पर सिर्फ बायोटिक इंक्लूड है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा देखिए, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। देखिए सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, बायोटिक फैक्टर की, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, जीवों का समुदाय, समुदाय अभी हमने डेफिनेशन देखी, कम्युनिटी यानी कि बायोटिक फैक्टर, साथ ही वह पर्यावरण। अब देखो दोस्तों, पर्यावरण में फिर सब कुछ आ गया ना, बायोटिक अबायोटिक दोनों आ गए। पर्यावरण में देखो वायु भी आ गई, स्थल भी आ गया, जल आ गया। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है सी, इसमें बायोटिक भी इंक्लूड हो रहा है और एबायोटिक भी हो रहा है, और उसमें रहते हैं तो अंतःक्रिया भी हो रही है, अन्योन्य क्रिया भी हो रही है दोनों में। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब चौथा क्यों गलत है? ये क्या कह रहा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। देखो वनस्पति भी लिविंग है और प्राणी जात भी लिविंग है, यानी कि वही पहले स्टेटमेंट को एक तरीके से
बायोटेक और बायोटेक के मध्य वही बता रहा है, तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्लियर होगी तो आपको सवाल का आंसर निकालने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग। अब देखिए इकोसिस्टम देखा, अब ये हम पढ़ चुके देख चुके, भौतिक तंत्र है, जैविक घटक, जैविक घटकों के अंदर ये आएगा, अजैविक घटक के अंदर ये भी देख ही चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? अब इसको ध्यान रखना, ये जो नहीं है ना, हम पहले भी बताए थे, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है। नहीं जब भी क्वेश्चन में पढ़ो तो उसको अंडरलाइन कर लो, सही नहीं है, यानी कि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है। देखिए पहला, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अभी डेफिनेशन देखी थी ना, समस्त जीवों यानी कि बायोटिक की बात कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और भौतिक की बात कर रहा है यानी कि एबायोटिक। तो इन दोनों का आ गया, तो इसका स्टेटमेंट मतलब सही है, बायोटिक एबायोटिक। अभी हमने इकोसिस्टम को देखा, यही डेफिनेशन समझी थी। दूसरा, यह एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है, ये भी सही है। और यह एक बंद तंत्र होता है, सही नहीं है पूछा है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों इकोसिस्टम ना बंद तंत्र नहीं होता है, इकोसिस्टम खुला तंत्र होता है। अब इसके लिए इकोसिस्टम की कुछ विशेषताएं, वो विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। देखिए पहली विशेषता है दोस्तों इकोसिस्टम की, यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है, सुसंगठित। और दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ये ध्यान रखना, उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है दोस्तों, उसमें एनर्जी का क्या फ्लो है, क्या उसमें उपलब्धता है, उस पर निर्भर करती है इसकी उत्पादकता। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, ना कि बंद है, इसलिए वो चौथा स्टेटमेंट गलत था। अब देखते हैं दोस्तों एक और सवाल, तीसरा। देखिए इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछे तो देखो, मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, बिल्कुल है। उत्पादक, उत्पादक भी इस घटक है। अकार्बनिक पदार्थ, ये भी घटक है। तापमान, ये भी घटक है। ये जो है दोस्तों एबायोटिक फैक्टर है, ये एबायोटिक है। और उत्पादक जो है बायोटिक फैक्टर है। अभी हमने फैक्टर्स देखे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर है उसका, सभी लोग। अब देखो इसके घटक पे दोस्तों एक बार पारिस्थितिकी तंत्र घटक एक बार डिटेल में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र के दोस्तों एक तो होते हैं जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक, और दूसरा इसमें तीसरा दोस्तों ऊर्जा का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये भी हम देखेंगे। अब जैविक घटक के अंतर्गत दोस्तों आएंगे उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, और अपघटक, डिकम्पोजर। ये दोस्तों इसके जैविक घटक में हम देखेंगे। और अजैविक घटक तो दोस्तों कुछ भौतिक कारक होंगे इसमें, कुछ कार्बनिक कारक होंगे, कुछ अकार्बनिक कारक होंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक, ये इसके एबायोटिक फैक्टर होंगे। अब दोस्तों ऊर्जा का जो प्रवाह है ना, इसको यहाँ पर दोनों पॉइंटों को थोड़ा ठीक से समझना। देखो एक एनर्जी का फ्लो होगा दोस्तों जैविक एवं जैविक के मध्य, बिटवीन बायोटिक, और एक होगा जैविक एवं अजैविक के मध्य, बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। इसको एग्जांपल से समझो तब समझ में आएगा। यानी कि जैविक से जैविक के मध्य हो रहा है दोस्तों, इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल घास, घास से जो हिरण में ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, ये भी बायोटिक है, लिविंग है, ये भी लिविंग है, तो वो ये है दोस्तों जैविक एवं जैविक के मध्य जो ऊर्जा का फ्लो हो रहा है घास से हिरण में, ये इसका एग्जांपल है। और इसको दोस्तों ऐसे समझो जैसे सूर्य, जो सन है हमारा, सूर्य से जो घास में जो आ रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो बायोटिक एंड एबायोटिक के मध्य है। ये एबायोटिक है और ये बायोटिक है, ये ऊर्जा का फ्लो है। अब दोस्तों इसके जो घटक है, देखिए ये डायग्राम, इसमें देखिए डायग्राम में, अजैविक घटक में हमने देखा था अभी भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कारक,
भौतिक कारक में कौन कौन से हो जाएंगे? तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है, स्थलाकृति है, ये सब। और अकार्बनिक में जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान। और कार्बनिक में दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके जैविक घटक की, ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, अपघटक, डिकम्पोजर। इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इन पर सवाल बनते हैं। देखिए, अब जैविक घटकों को दोस्तों मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उत्पादकों में दोस्तों क्या क्या शामिल है? उत्पादकों में दोस्तों हरे पेड़ पौधे, वृक्ष और कुछ बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, ये सब इसमें आते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, स्वयंपोषी। और इनको प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश इन पर आता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं, तो अन्य जीव इन पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, इसलिए प्राथमिक उत्पादक है। अब इसमें दो चीज याद रखना, 2 एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं स्थलीय पारितंत्र की, तो दोस्तों उसमें प्राइमरी जो उत्पादक है वो होंगे शाक, झाड़ियां, वृक्ष, ये। वहीं अगर हम बात करते हैं जलीय पारितंत्र की, तो दोस्तों उसमें फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखना, स्थलीय पारितंत्र का और जलीय पारितंत्र का। अब बात करते हैं दोस्तों उपभोक्ता। ये ऑटोट्रॉफ है, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वहीं उपभोक्ता दोस्तों अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये किसी अन्य पर निर्भर होते हैं। और ये 3 है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता है दोस्तों, ये अपने भोजन के लिए डायरेक्ट निर्भर होता है उत्पादक पर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं ये, क्योंकि ये भोजन के लिए प्राथमिक जो ये है उत्पादक, इन पर डिपेंड करते हैं। इसको देखो ऐसे समझो, ये है उत्पादक, यहां दिख नहीं रहा होगा, ये है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक पर डिपेंड करते हैं दोस्तों प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर निर्भर है प्राइमरी कंज्यूमर पर निर्भर है सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो टर्सरी कंज्यूमर है, तृतीय उपभोक्ता है, वो इन दोनों पर निर्भर है। देखिए द्वितीय उपभोक्ता, देखिए वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि ये इन पर, ये इस पर, सांप, भेड़िया, ये निर्भर है बकरी, खरगोश, ऊंट इत्यादि पर। और सॉरी हाँ, और जो तृतीय उपभोक्ता है दोस्तों, ये शीर्ष मांस भक्षी होते हैं। और ये जो टर्सरी जो ये है कंज्यूमर, ये प्राइमरी पर भी और द्वितीय पर भी, ये दोनों पर निर्भर होता है क्योंकि ये शीर्ष पर रहता है। इनके एग्जांपल आप देख लेना, बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ, और ये कंज्यूमर हो गए। अब दोस्तों इसमें तीसरा आता है अपघटक, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक आते हैं। अब दोस्तों ये क्या करते हैं, जो भी मृत पादप है या मृत जंतु है, तो जो कार्बनिक मृत पदार्थ है डेट्रिटस, उस पर ये निर्भर रहते हैं, ये वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डिकम्पोजर है। और इनमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये उपभोक्ता की तरह ना जो भोजन है उसको निगलते नहीं है, ये मृत पदार्थ या जो जंतु या पादप है उसमें कुछ एंजाइम उत्सर्जित करते हैं और उसके माध्यम से उसको डिकम्पोज करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका दोस्तों जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है केचुआ, वो डिकम्पोजर का एग्जाम्पल है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए कमेंट करके, समझ में आए कंज्यूमर? अब देखो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में इसमें सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से जीव अप्रधारी डेट्राइटिवोर है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का सवाल है। तो इसका देखिए, हमने अभी देखा केंचुआ इसका एग्जांपल है दोस्तों, जेलीफिश इसमें नहीं आता है, मिलीपीड, सहस्त्रपादी इसका एग्जांपल है, समुद्री घोड़ा इसमें नहीं आता है दोस्तों, और वुडलाइस, कास्ट यूका, ये इसका एग्जांपल है। तो यानी कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। तो दोस्तों इसमें ना, इस सीरीज में हम सारे ऐसे ही सवाल या ऐसे ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिससे यूपीएससी जरूर सवाल पूछता है। देखिए हम 2 पीवाईक्यूज देख चुके हैं, 2015 का और 2021 का। अब देखते हैं दोस्तों एक दूसरा सवाल, पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं ऐसी प्रक्रिया हैं जिनसे पर्यावरण मनुष्यों के लिए उपयोगी लाभ उत्पन्न करता है, जैसा कि आर्थिक सेवाएं करती हैं। अब इसमें दोस्तों हमसे पूछा है कि जो इकोसिस्टम है, ये इनसे हमको क्या क्या फायदा होता है,
ये हमको क्या क्या सर्विसेज प्रदान करते हैं, उस पर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं हैं, ये बताना है। बताइए, देखो पहला है फसलों का परागण, बिल्कुल होता है। स्वच्छ जल और हवा की उपलब्धता, हाँ इकोसिस्टम से हो रहा है। पर्यावरणीय खतरों का शमन, ये भी हो रहा है। कार्बन पृथक्करण, ये भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं। ये रही दोस्तों, ये पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम सेवाओं को दोस्तों विभाजित करते हैं तो मुख्यतः 4 भागों में देखते हैं। पहली है दोस्तों प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सेवाएं। दूसरी है रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, विनियमन और रख रखाव सेवाएं। तीसरी आ जाती है हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी सर्विसेज, पर्यावास और पारिस्थितिकी सामुदायिक सेवाएं। और चौथी है दोस्तों कल्चरल सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं। अब इसमें अगर हम देखते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज में, तो इनका अंदर का थोड़ा आप ध्यान रखना दोस्तों। इसके अंतर्गत आता है खाद्य उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, इकोसिस्टम से मिलता है। प्राकृतिक औषधियों का उत्पादन, ये इसी में आता है। और वही अगर हम रेगुलेशन सर्विसेज की बात करते हैं दोस्तों, तो अपशिष्ट का नियमन, पोषक तत्व व गैसीय रचना का चक्रण, जलवायु विनियमन, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। और पर्यावास वाली सर्विसेज में देखिए दोस्तों, जीव जंतुओं के लिए वास, इकोसिस्टम भी मिल रहा है, नई प्रजातियों के लिए वास भी नई इकोसिस्टम में मिल रहा है। और कल्चरल सर्विसेज में दोस्तों ये मनोरंजन के केंद्र हैं, पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्यता, मछली उत्पादन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। गुड मॉर्निंग राहुल कुमार। अब देखिए दूसरा एक और सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फाइटोप्लैंक्टन यानी जो पादप प्लवक अभी हमने देखे ना, में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बोल रहा है दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों जिसमें क्लोरोफिल होगा वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, ये क्वेश्चन बस गुमराह कर रहा है। दूसरा है जूप्लैंक्टन केवल खारे पानी या महासागरों में ही पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों जो जूप्लैंक्टन है ना केवल खारे पानी में नहीं पाए जाते हैं, ये मीठे पानी में भी पाए जाते हैं और खारे पानी में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आंसर डी है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन वही बताया हुआ है। एक और सवाल देखिए दोस्तों, स्वैम्प्स एंड मार्सेज पे सवाल है, अनूप एवं कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक्चुअली ये वेटलैंड से, आर्द्र भूमि से सवाल है। देखिए, अनूप एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक बात है, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते। ये आप याद रखना दोस्तों, कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते और अनूप में वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कच्छ को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है, ठीक है, ये नदियां या झीलों के किनारे हो सकते हैं, जबकि अनूप अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसने उल्टा लिख दिया कि कच्छ को आर्द्र भूमि वन कहा जाता है, नहीं, अनूप को दोस्तों आर्द्र भूमि वन कहा जाता है, ये याद रखना, ये फैक्ट, ठीक है। अनूप को आर्द्र भूमि वन कहा जाता है, आर्द्र भूमि वन कहा जाता है अनूप। और जो अनूप है ना दोस्तों, ये स्थिर पानी से संबंधित नहीं है, कच्छ स्थिर पानी से संबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? तो दोस्तों केवल एक सही है, ठीक है। ये अनूप और जो कच्छ है उनके बारे में बताया हुआ है। देखो, अनूप ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट अभी देखा ना, ये स्टेटमेंट सही था। ये दोनों प्राय बहते जल से संबंधित है, इसलिए इनमें उच्च उत्पादकता पाई जाती है। अनूप आर्द्र भूमि को आर्द्र वन कहते हैं, आर्द्र भूमि वन कहते हैं अनूप वन को, ये दे रखा है इसमें, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, यूट्रोफिकेशन, और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अभी इसको समझेंगे। इस पर एक सवाल देखिए, यूट्रोफिकेशन का अर्थ है, देखो वैसा ही सवाल है जैसे 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, अभी अब इकोसिस्टम को डिफाइन करवाया था। इसमें दोस्तों यूट्रोफिकेशन का अर्थ पूछ रहा है। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले ना, स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले हम यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे ना तो आप और अच्छे से इसका जवाब दे पाओगे। देखिए, अब यूट्रोफिकेशन दोस्तों समझो, सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। यूट्रोफिकेशन, हमारे घर से कोई भी कूड़ा करकट निकलता है, कोई भी अपशिष्ट निकलता है, और कोई भी जो हम खेतों में फर्टिलाइजर यूज करते हैं उर्वरक, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट की बहुलता होती है, और कोई भी औद्योगिक कचरा, अगर दोस्तों ये निकलकर कोई भी जल निकाय है, मान लो फॉर एग्जांपल झील मान लीजिए, उस झील में आ जाता है, तो उस झील में दोस्तों पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसको देखो ऐसे समझो, ये जल निकाय है दोस्तों, झील है,
ये कोई झील है, ठीक है। अब इस झील में ये जो अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट, नाइट्रोजन और फॉस्फेट के कुछ अंश और औद्योगिक कचरा इसमें आ जाता है। इसके आने के बाद क्या होगा, इसमें पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी, अधिक पोषक समृद्धि होगी। और पोषक तत्वों में अगर दोस्तों वृद्धि होगी, तो पोषक तत्वों में वृद्धि होगी तो फाइटोप्लैंक्टन में भी वृद्धि होगी, और सूक्ष्म जो जलीय जीव हैं उनमें भी वृद्धि होगी। और ये वृद्धि होने से क्या होगा दोस्तों, ये जो जल निकाय जो झील है, इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, बीओडी। और दोस्तों बीओडी बढ़ेगी, साथ ही देखिए एक एक चीज और होगी इसमें, ये जो झील है, ये जो वाटर बॉडी है जिसमें सुपोषक यानी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं और फाइटोप्लैंक्टन और इनकी मात्रा बढ़ चुकी है, इसमें क्या होगा, यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा शैवाल इकट्ठे हो जाएंगे सरफेस पे। और ये इतने इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों, जो प्रकाश है ना, प्रकाश इनमें इंटर नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश इंटर नहीं करेगा दोस्तों, जो यहाँ नीचे जो जलीय जंतु है या जलीय जीव है, जलीय पादप है, उनकी मृत्यु होने लगेगी। क्योंकि दोस्तों वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के माध्यम से, वो नहीं हो पा रहा है तो उनकी मृत्यु होगी। और इनकी मृत्यु होगी दोस्तों, तो इनके अपघटन के लिए फिर डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो फिर डीओ की कमी होगी, बीओडी बढ़ेगी और डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी। और डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा दोस्तों, जलीय जीवों का नाश होगा। अब आपका एक होमवर्क है, बीओडी ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजोल्व ऑक्सीजन और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तीनों आपका होमवर्क है, तीनों घर पे तैयार करना है इनको। ये बेसिक क्लास के कॉन्सेप्ट है, बीओडी, डीओ और सीओडी। तो देखा समझा दोस्तों, झील है, झील में ये नाइट्रोजन, फॉस्फेट और जो भी कूड़ा करकट औद्योगिक कचरा आ गया है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ी है और बीओडी की डिमांड बढ़ी है। और बीओडी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ दोस्तों इसमें यहाँ पर शैवाल बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, जिससे अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पा रहा है, अन्य जो जलीय पौधे हैं वो उनकी मृत्यु हो रही है। उनकी मृत्यु होने के बाद इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, क्योंकि उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये दोस्तों यूट्रोफिकेशन है। अब इसमें आपको एक दो टर्म याद रखने हैं। ये जो यूट्रोफिकेशन होगा ना दोस्तों, उस झील का या जल निकाय का, तो उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा उसका पानी का, तो उसको हम वाटर ब्लूम कहते हैं और इसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ये यूट्रोफिकेशन है। अब यूट्रोफिकेशन, अब वो सवाल पढ़िए इससे पहले वाला, ये इसका पढ़िए, औद्योगिक कचरों का निकास। अभी हमने देखा जो जल में शैवाल की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। और इन शैवालों के मरने पर इसे खाने के लिए जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपभोग किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा देखो, औद्योगिक कचरों का निकास जो जल में वांछित पोषक तत्वों के स्तर को कम कर देते हैं। दोस्तों कम तो कर नहीं रहे, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहा है जल में तेल का प्रसार जिससे सतह पर तेल की ये तो है ही नहीं, ये तो यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट नहीं है, तो तीसरा भी गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों ए है, जो हमने अभी पीछे यूट्रोफिकेशन में समझा भी। अब एक सवाल और देखते हैं यूट्रोफिकेशन पे। सुपोषण क्रिया निम्नलिखित में से किन कारणों से घटित होती है, बताइए। पहला है नाइट्रेट, अभी हमने देखा, फॉस्फेट और मल प्रवाह यानी कि घरेलू अपशिष्ट दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन पे एक सवाल है, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन देखा ना दोस्तों, जलीय जो पारितंत्र अभी अपन ने पढ़े थे, जलीय पारितंत्र के प्राइमरी उत्पादक हैं। अगला है ये पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल प्राइमरी उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, तो सबसे निचला स्तर प्राथमिक उत्पादक ही होता है। अन्य जीव इन पर निर्भर होते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अब दोस्तों हमने फाइटोप्लैंक्टन पढ़ा, तो प्लैंक्टन के साथ साथ दोस्तों हम प्लैंक्टन क्या क्या होते हैं, नेक्टन क्या क्या होते हैं और बेंथस क्या होते हैं, इन तीन की भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्लैंक्टन जो है ना, ये वे जीव है जो समुद्री सतह पर या उसके निकट तैरते हैं। और प्लैंक्टन दो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन यानी कि ये पौधों की तरह होते हैं, और जूप्लैंक्टन ये जंतुओं की तरह होते हैं। एक है दोस्तों नेक्टन। अब नेक्टन क्या होते हैं, ये दोस्तों समुद्र के स्वतंत्र तैराक जीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, व्हेल, सी लॉयन, मछलियां, ये होते हैं नेक्टन। और बेंथस दोस्तों, बेंथस दोस्तों समुद्र का जो तल है ना,
यानी कि गहरे जल में पाए जाते हैं, समुद्र नितल पर या उसके ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, केकड़ा, सी स्टार, कोरल, इसको इसके माध्यम से देखिए। बेंथस दोस्तों, ये वे जीव जो समुद्र नितल ओशियन फ्लोर पर यानी कि गहराई में पाए जाते हैं ये। और फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ये समुद्र की सरफेस पर पाए जाते हैं। और नेक्टन दोस्तों समुद्र के स्वतंत्र तैराक जीव होते हैं, जैसे डॉल्फिन, व्हेल और ये सब। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।